जॉब किसको नहीं लगती? जो लोग 50 से 60 के दरमियान जो है तो परसेंटेज लाते हैं, और वही लोग जो है तो मॉब की शक्ल में, भीड़ की शक्ल में वावेला और अफवाह फैला देते हैं कि भाई बीएड करके क्या फायदा। ये आप एक आदमी या एक बच्चा बताइए जिस बच्चे का परसेंटेज 80 है जी बीएड में और उसको जॉब नहीं लगी। जहां तक नौकरी का, वालिदैन का और स्कूल का ताल्लुक है, इन तीनों ने जो है तो अपनी अपनी अहमियत और विखार खो दिया है। मौलिम और स्टूडेंट खुद आपस में मिलकर जो है तो तंबाकू खाते हैं, पान और बीड़ी और सिगरेट नोश करते हैं। तो ऐसे पे 99% लोग उस एक के मुलाजिम होते हैं जिसने कभी हिम्मत नहीं हारी। मौजूदा दौर में टीचिंग फील्ड के हवाले से बहुत सारी गलतफहमियां मुआशरे में राइज है, वैकेंसीज को लेकर, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, सैलरी को लेकर। इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि अब्दुल मुतल्लिब बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर शेख मुजीब सर से रब्ता कायम किया हमने, और ये जानने की कोशिश की कि इस दौर में बीएड का इम्पोर्टेंस क्या है और बीएड का एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, गवर्नमेंट एडेड और नॉन एडेड में फीस स्ट्रक्चर क्या है। इन तमाम सवालात पर मबनी ये आज का हमारा इंटरव्यू होगा। सर, सबसे पहले अपना सेल्फ इंट्रो करवाइए कि आपने इस मराहिल को किस तरह से अबूर किया और आप कौन से सर्विसेज में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जैसा कि किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए सख्त मेहनत और जद्दोजहद और पुरअज़्म होने की ज़रूरत होती है, उसी तरह से जो मैंने अपने इस सफ़र को यहाँ तक पहुँचाया, और ये सफ़र अभी जारी है, मैं अपने मंजिल तक पहुँचा नहीं हूँ। अल्लाह की फजल करम से जो डिग्रियाँ और जो ओहदे मुझे हासिल हुए, ये दूसरे हर एक ओहदों की तरह मेहनत और जद्दोजहद से हासिल हुए हैं। और 1996 में जब मैं 10वीं फेल हो गया था, तो उस वक्त एक ऐसा माहौल बना था मेरे अपने घर में, मेरे अपने दोस्तों में और ख़ुद मेरे अपने नफ्सियाती तौर पर कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह के फजल करम से आज मैंने पीएचडी मुकम्मल कर ली और दूसरी पीएचडी में कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया, बीएड में गोल्ड मेडलिस्ट रहा, और 1 जुलाई 2007 से मैं एएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखा नाज़रीन, सर हमारे लिए एक आइडियल पर्सनालिटी है कि सर ने 10 में जो फेलवर फेस किया है, बावजूद इसके हिम्मत नहीं हारी, अपना अज़्म जवा रखा, इस कदर मराहिल को आपने अबूर किया है। सर, मौजूदा दौर में बीएड डीएड को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रही है, ख़ास तौर से वैकेंसीज रियासत महाराष्ट्र में फिल नहीं की जा रही है। तो क्या इस दौर के अंदर स्टूडेंट्स को बीएड करना चाहिए? उसका इम्पोर्टेंस कितना है, वेटेज कितना है? देखिए, तदरीसी पेशा एक ऐसा मुक़द्दस पेशा है जिसकी अहमियत हर दौर में रही है। ज़माने के एतबार से इसमें तब्दीलियाँ आती जाती है और नए नए चैलेंजेस और नए नई जो रूल्स रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं, उसके एतबार से उस्ताद ने अपने आप को तब्दील करना चाहिए, नई नई टेक्निक सीखनी चाहिए। जो आज का सोशल मीडिया है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, इसका यूज़ करना चाहिए। अब टीचर अगर ये कहेंगा कि भाई मुझको, आज भी देखिए मोबाइल हर किसी के पास है, एक पढ़े लिखे आदमी से लेकर एक काम करने वाले मजदूर के पास मोबाइल है, लेकिन आज भी जो है तो वाइब्रेट होने के बाद वो किसी को बताता है कि अरे ये किसको क्या हो गया, ज़रा इसको नॉर्मल करके दो। टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है लेकिन हम यूज़ करना नहीं जानते। तो ज़रूरी ये है कि असातिज़ा भी जो है तो टेक्नोलॉजी से अवेयर है, उसको क्लास में इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ये तमाम मसले हल हो जाएंगे। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि अच्छी सी सर्विस मिले, अच्छी सी जॉब मिले और बकिया की ज़िंदगी खुशहाल गुजरे, मगर कोर्सेज करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आपके ख़ुद के भी मुशाहिदे में होंगे जो वैकेंट है या दूसरे ज़राए में बरसरे रोज़गार है। तो इस सिनेरियो में आप क्या कहना चाहोगे? पहली बात कि भाई हर वालिदैन चाहते हैं कि नौकरी लगे, उनकी अच्छी ज़िंदगी गुजरे। तो ज़रूरी है क्या नौकरी लगकर, नौकरी हासिल करके ही ज़िंदगी अच्छी गुजारी जाए? आप देखेंगे, आपने शायद वो कहावत सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी कि दुनिया में 99% लोग उस एक के मुलाजिम होते हैं जिसने कभी हिम्मत नहीं हारी। बिल गेट्स क्या कहता है, आज दुनिया का अमीर तरीन आदमी, क्या है, मैं नॉट ए यूनिवर्सिटी टॉपर बट ऑल यूनिवर्सिटी टॉपर्स आर माई एम्प्लॉय। नौकरी कर रहा है वो,
तो सबसे पहली वालिदैन के ताल्लुक से मैं ये कहूँगा, पहली ये गलतफहमी वो अपने जहन से निकाल दे कि हम हमारे बच्चों को इसलिए तालीम दे रहे हैं कि वो किसी नौकरी को हासिल कर सके। ये पहली गलतफहमी वालिदैन ने अपने जहन से निकालना चाहिए। हम तालीम इसलिए हासिल करते हैं कि हम एक अच्छे इंसान बने, हमको हलाल हराम की फ़र्क समझ में आए और एक अच्छी मुहज़्ज़िब ज़िंदगी हम गुजार सकें। ये सब चीज़ें अगर आ गई है और वो ये सब चीज़ें सीख कर कोई कारोबार भी करता है तो यकीन जानिए वो नौकरी पेशा से खुशहाल है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि टीचर्स का और इसका क्या ये है, तो सबसे अहम बात कि जहाँ तक नौकरी का, वालिदैन का और स्कूल का ताल्लुक है, इन तीनों ने जो है तो अपनी अपनी अहमियत और विखार खो दिया है। मौल्लिम ने अपने पेशे की मुक़द्दस जो क्या कहेंगे एक आला मियार हुआ करता था वो आज खो चुका है। आज मौल्लिम और स्टूडेंट खुद आपस में मिलकर जो है तो तंबाकू खाते हैं, पान और बीड़ी और सिगरेट नोच करते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या वो तालिब इल्म को सिखाएगा और वो तालिब इल्म उससे क्या अखलाकियत और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ सीखेगा। तो सबसे ज़रूरी ये है कि मौल्लिम ने अपने पेशे को समझते हुए उस एतबार से उस मियार का रवैया अपने तलबा के साथ रखना चाहिए। सर पहले बीएड 9 या 12 महीने का हुआ करता था, अब 2 सालों का कर दिया गया है। तो अगर फ्यूचर में वैकेंसीज निकलती है तो क्या 2 साल वालों को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी? नहीं, देखिए अभी फ्यूचर में जैसे अभी मिसाल के तौर पर 2016-17 से जो है तो बीएड 2 साल का कर दिया गया। तो अब आपका कहना है कि किसे प्रायोरिटी दी जाएगी, वैकेंसी निकलती है। तो जहां तक 2 साल का सवाल है, अभी सिर्फ 2 बैचें पास आउट हुई जी, तीसरी अंडर प्रोसेस है जी। तो इससे पहले तक के जितने भी लोग हैं वो 1 ईयर वाले हैं और प्रायोरिटी का तो अब सवाल ही नहीं रहा, क्योंकि टीईटी और सीईटी ली जा रही है। तो 2 साल वाला हो या 1 साल वाला हो, जो टीईटी के अंदर स्कोर करेगा उस बुनियाद पर उसको अपने आप जो है तो नौकरी मिलेगी। अब मसला ये आता है कि जिस बच्चे ने 1 साल पढ़ा है और एक बच्चे ने 2 साल पढ़ा है, तो जाहिर सी बात है कि 2 साल पढ़ने वाले की काबिलियत में, उसके नॉलेज में, उसके इल्म में बनिस्बत 1 साल के कुछ ना कुछ इजाफा होगा। तो ऐसी सूरत में मुमकिन है कि सीईटी में और टीईटी में मार्क्स ज्यादा हासिल करने की सूरत में 2 साल वालों को जॉब मिले। सर फिल वक्त बीएड का एडमिशन प्रोसेस क्या है, डिटेल में आप बताइए ताकि जो स्टूडेंट्स बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें सहूलत हासिल हो जाए। हाँ, इसके ताल्लुक से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस और क्या कहेंगे एक तरह की बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से मुस्लिम बच्चों में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2016-17 से कबल तक 2 तरह की सीटी होती थी बीएड एडमिशन के लिए जी। एक हुआ करती थी महाराष्ट्र स्टेट की जी। वो सीटी अक्सर फरवरी और मार्च में मुनक्किद होती थी, और एक हुआ करती थी कि महाराष्ट्र विना अनुदानित एसोसिएशन, यानी कि जितने भी प्राइवेट इदारे हैं, प्राइवेट मैनेजमेंट के कॉलेजेस हैं, वो तमाम मिलकर उसको कंडक्ट करते थे और वो अक्सर अप्रैल और मई में मुनक्किद होती थी और उसमें पास होने वालों को भी एडमिशन दिया जाता था और स्टेट सीटी में पास होने वालों को भी एडमिशन दिया था। लेकिन जब से हमारे जनाब इज्जत माप तावड़े साहब ने चार्ज संभाला एजुकेशन का, तो उन्होंने सबसे पहले ये किया कि कुछ ना कुछ क्या कहेंगे फिल्टर करना चाहा उन्होंने। वो कितने कामयाब हुए एक दूसरी बहस है कि एडमिशन से कबल ही हम जो है तो फिल्टर कर लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एसोसिएशन की सीटी को बंद कर दिया, क्योंकि एसोसिएशन की सीटी के ताल्लुक से उनको शिकायत, ऐसा एक जराये का कहना था कि भाई शिकायत ही थी या नहीं थी पता नहीं। तो उन्होंने क्या किया, पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ एक सीटी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेंगी, वो भी सीटी सेल मुंबई जो काफी खदीम और मोतबर इदारा है और मुख्तलिफ प्रोग्राम की और मुख्तलिफ कोर्सेज की सीटी वो मुनक्किद करता है, तो उसको ये जिम्मा दिया गया है कि वो बीएड की सीटी मुनक्किद करे। बीएड आज के इस क्या कहेंगे हालात में बीएड में अगर एडमिशन लेना है तो हर उस तालिब इल्म को जो बीएड में एडमिशन का ख्वाहिशमंद है उसको गवर्नमेंट की सीटी देना लाजमी और जरूरी है जी। जैसा कि बीएड करने के लिए बीए में या बीएससी या बीकॉम में ग्रेजुएट होना जरूरी है जी। उसी तरह से उसका सीटी पास होना भी जरूरी है। आपने ग्रेजुएट में 80% मार्क्स हासिल किए लेकिन आपने सीटी नहीं दी, गवर्नमेंट की सीटी नहीं दी, तो आपका बीएड में एडमिशन नहीं होगा। इस सीटी के फॉर्म अक्सर व बेशतर
फरवरी और मार्च में इसका नोटिफिकेशन आता है। मार्च एंड और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक इसके फॉर्म भरे जाते हैं और मई के आखिर में इसका एग्जाम कंडक्ट होता है, मुनक्किद होता है। और जून में, जैसा कि कल 20 जून को इस साल की मुनक्किद करदा सीईटी का रिजल्ट आने वाला है। तो कल रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद जो है तो जो लोगों ने उसमें जो नंबरात हासिल की है उसके बिना पर उनसे ऑप्शन फॉर्म भर कर लिए जाएंगे। आप किस कॉलेज में जाना पसंद करते हैं, कौन सा कॉलेज, जो तो बच्चे अपने एतबार से, अपने खरीब के एतबार से या कॉलेज के स्टेटस के एतबार से उसको चूज करेंगे और इस एतबार से उनको एडमिशन दिया जाएगा। तो खुलासा ये है कि आपको अगर बीएड में एडमिशन लेना है तो आपको सीईटी देना जरूरी है। जैसा एक गलत फहमी आज भी राइज है कि मैनेजमेंट की सीईटी बाद में होती है तो हम बाद में चले जाएंगे। तो अभी भी हमारे पास कुछ बच्चे इंक्वायरी करने के लिए आते हैं कि हम मैनेजमेंट की सीईटी देना चाहते हैं। हालांकि इसको बंद हुए 2-2.5 साल हो चुके हैं। तीसरी बैच है ये जो गवर्नमेंट सीईटी के थ्रू जो है तो चल रही है। सर, गवर्नमेंट एडेड और नॉन एडेड कॉलेज में फीस स्ट्रक्चर क्या होता है और कितना डिफरेंस होता है? देखिए, फीस स्ट्रक्चर अगर गवर्नमेंट की बात करेंगे, पहले तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो तादाद है वो उंगलियों पर हम गिन सकते हैं, ना के बराबर होती है ना। किसी किसी डिवीजन में एक होता है या किसी डिवीजन में बहुत मुश्किल से 2 होते हैं जी। जैसे कि नासिक डिवीजन की अगर बात करेंगे तो हम तो मैं जहां तक मुझे मालूम है वो नासिक के अंदर जो के जो मराठा विद्या प्रसारक है वहां पर है गवर्नमेंट कॉलेज मराठी मीडियम का। तो ऐसी सूरत में कि फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, तो गवर्नमेंट की जो फीस स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट अपने तौर पर कम से कम फीस रखती है जी। वो अमाउंट क्या होगा वो तो एक दूसरी बात है। और जहां तक नॉन एडेड की बात है जी, तो हर नॉन एडेड की फीस स्ट्रक्चर अलग होती है। एक ही शहर के अगर 2 नॉन एडेड कॉलेज है तो उसकी फीस स्ट्रक्चर में काफी फर्क होगा। और फीस स्ट्रक्चर का जो ये है क्या कहेंगे क्राइटेरिया है, वो डिपेंड करता है उस कॉलेज के इन्वायरमेंट पे, वहाँ की बिल्डिंग पे, वहाँ के टीचिंग स्टाफ पे, नॉन टीचिंग स्टाफ पे, अदर मटेरियल और अदर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी किस तरह की है, उसको बेस बनाकर शिक्षण शुल्क समिति ये अपनी एक टीम भेजती है, उसको ऑब्जर्व करती है और उस बुनियाद पर उस कॉलेज की फीस को ये किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस में और एडेड कॉलेज फीस में काफी फर्क होता है। सर, लास्ट क्वेश्चन जो कि पूरे इंटरव्यू का लंबी लुबाब है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आज स्टूडेंट्स को बीएड करना चाहिए या एज एन करियर ऑप्शन के कुछ और चूज करना चाहिए? नहीं, देखिए, अगर आपको टीचिंग या इस पेशे से मोहब्बत है या आप अपना करियर इस पेशे में बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए। एजुकेशन की अहमियत हर दौर में थी, हर दौर में रहेगी। मैंने जैसा पहले भी बताया कि ठीक है आज वैकेंसी नहीं है, एक जमाना आप लोगों ने सुना होगा कि पहले पकड़ कर लेकर जाते थे, जैसा मैंने भी सुना था कि चलिए नौकरी करते हैं। और शायद ये दुविधा अपने महाराष्ट्र एमपी के आसपास है, अदर स्टेट में तो काफी बहाली है, जैसे हरियाणा है। और जो जैसे बीएड की अगर बात करेंगे तो जैसा लोगों का कहना होता है, जैसा आपने भी पूछा है कि क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मुझे आप एक आदमी या एक बच्चा बताइए जिस बच्चे का परसेंटेज 80 है जी बीएड में और उसको जॉब नहीं लगी। कोई एक मिसाल बताइए आप मुझे। हो सकता कोई गर्ल्स हो, लड़की हो, वो किसी वजह से जॉब ना कर सकी हो, लेकिन अगर बॉयज में देखेंगे, हम तालिब इल्म देखेंगे, तो एक लड़का ऐसा बताइए जिसका परसेंटेज बीएड में 80% आया हो और उसको जॉब ना लगी हो। जॉब किसको नहीं लगती? जो लोग 50 से 60 के दरमियान जो है तो परसेंटेज लाते हैं, और वही लोग जो है तो मॉब की शक्ल में, भीड़ की शक्ल में वावेला और अफवाह फैला देते हैं कि भाई बीएड करके क्या फायदा, बीएड करके क्या फायदा। आज भी आप अच्छे नंबरात लाइए, टीटी और मुकाबला जाती इम्तिहानात को उसको फेस कीजिए, उसमें अच्छे नंबरात से पास हुई, गवर्नमेंट बाहर फैलाए जो है तो आपके लिए जो है तो नौकरी आपका इंतजार कर रही है। गवर्नमेंट जॉब आज भी है, टीटी हो रहा है, अभी आप देख रहे हैं जो है तो प्रोसेस चालू है जी। अब जिन लोगों के पास परसेंटेज ही नहीं है वो कहेंगे कि भाई हमको नौकरी नहीं लगी, तो जाहिर सी बात है 50 और 60% तो लगेंगे नहीं। तो आज के दौर में भी डीएड और बीएड करना चाहिए। दिगर प्रोफेशनल कोर्स की तरह इस कोर्स में भी आज भी स्कोप है मेहनत करने वालों के लिए जी। लेकिन जो सिर्फ कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है,
चलिए डीएड करते हैं, कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है, चलिए बीएड करते हैं। ऐसे लोग आएंगे तो वो क्या क्वालिटी देंगे और क्या उनको नौकरी लगी। सर, हमें ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे माशरे में आपको नज़र आ जाएंगे जो अपनी कमियों, खामियों और नाअहलियों को छुपाने के लिए इस महज़ब पेशे के बदनामी का सबब बन रहे हैं। अगर आप में काबिलियत है, अगर आप में लियाकत है। एक पॉइंट ये भी है कि अगर आपको किसी इंग्लिश मीडियम के कॉलेज, जैसे अगर हम मालेगांव की बात करेंगे, मालेगांव के जो 4 कॉलेजेस हैं वो इंग्लिश मीडियम के हैं। यहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको एक कॉमन सीटी 100 मार्क्स का पूरे महाराष्ट्र में एक होता है, लेकिन अगर इंग्लिश मीडियम कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो 50 मार्क्स का इंग्लिश कंटेंट लैंग्वेज टेस्ट देना बहुत ही जरूरी होता है। आपने 100 मार्क्स का सीटी दिया तो आप मराठी और उर्दू मीडियम के कॉलेज के लिए एलिजिबल हो गए। लेकिन आप इंग्लिश कॉलेज में अगर एडमिशन के लिए जाएंगे तो 100 मार्क्स के सीटी में आप पास आउट भी हो गए तो भी आपका इंग्लिश मीडियम के कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा बेदारी की जरूरत है। आपको कहाँ एडमिशन लेना है, किस कॉलेज में लेना है, उस एतबार से सीईटी का जब नोटिफिकेशन आता है उस वक्त ही कॉलेज से राब्ता कायम करके पूरी मालूमात हासिल करके जो है तो सीईटी का फॉर्म भरा जाए, ताकि जो है तो एडमिशन के वक्त, दाखिले के वक्त परेशानी से बचा जा सके। शुक्रिया सर। डॉक्टर शेख मुजीब साहब हमें बीएड एडमिशन का प्रोसेस बता रहे थे, साथ ही साथ सर ने इस महज़ब पेशे की अहमियत भी उजागर की। अब भी अगर आपके जहन में कुछ खिलजान है, कुछ क्यूरी है, कुछ कशमकश है तो आप कमेंट के ज़रिए से अपने सवालात पूछ सकते हैं। सर गाहे बगाए उन सवालों के जवाबात देने की कोशिश करेंगे। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल की पूरी टीम सर को खुशाइन कहती है कि सर ने अपना कीमती वक्त दिया और स्टूडेंट्स के लिए रहबरी फराम की। हम आपके तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।